रिजल्ट का दिन हर किसी के लिए एग्जाम से ज्यादा सवाल लेकर आता है। कुछ ऐसा ही माहौल था आज मुंबई कोर्ट के बाहर, जहां ईशा खन्ना की दूसरी बेल अपील की सुनवाई होने वाली है। रिपोर्टर्स, मीडिया पीपल, वकील, पुलिस ऑफिसर्स, सबकी नजरों में आज एक ही सवाल था कि क्या एक बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी जान पहचान और पावर के दम पर अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगी। सबने अपने दिमाग में पहले से ही ईशा को गुनहगार मान लिया था, क्योंकि दुनिया के लिए तो हमेशा अमीर और पावरफुल इंसान गलत ही होता है, और स्पेशली तब जब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो। आज ईशा खन्ना के इलीगल ड्रग केस की दूसरी सुनवाई है। डीबीआई के पास ईशा खन्ना के खिलाफ कुछ ऐसे दिल दहलाने वाले सबूत हैं जिन्हें जानकर कोर्ट ही नहीं पूरा देश हैरान है। अब ऐसे में ईशा खन्ना की नई लॉयर मीरा कश्यप उन्हें इस केस से कैसे बेल दिला पाएंगी, जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए खबरदार। इतनी सारी ओपिनियनेटेड नजरों के बीच डीबीआई चीफ ऑफिसर संकल्प शिंदे अपनी टीम के साथ ईशा को कोर्ट की तरफ लेकर जाते हैं। उनके पीछे पीछे डीबीआई के लॉयर्स भी उन्हें अकम्पनी करते हैं। डीबीआई की पूरी टीम के कोर्ट रूम में चले जाने के बाद मीरा अपने असिस्टेंट्स के साथ कोर्ट रूम में एंटर करती है। कोर्ट रूम के अंदर करण और ईशा का मैनेजर श्याम पहले से ही ईशा के आने का इंतजार कर रहा था। एक एक करके सब अंदर आते हैं और सुनवाई शुरू होती है। मीरा धड़ाधड़ अपनी दलीलें पेश करती है और ईशा पर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद बता देती है। मीरा पुलिस के द्वारा करी गई ड्रग रिपोर्ट पर भी सवाल उठाती है और अपनी सफाई में कहती है, माय लॉर्ड, अगर मेरी क्लाइंट ड्रग एडिक्ट होती तो 7 दिन उनका डीबीआई हेडक्वार्टर्स में बिना किसी इलीगल ड्रग्स के रह पाना बहुत ही मुश्किल होता। मगर पिछले 7 दिन में उन्होंने एक भी बार कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाया है जिससे ये पता चले कि उन्हें किसी भी प्रकार के इलीगल ड्रग लेने की आदत है। और इन 7 दिनों में डीबीआई भी मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ऐसा नया सबूत नहीं जुटा पाई है जिससे वो मेरे क्लाइंट की कस्टडी एक्सटेंड करने की मांग कर सके। Therefore, I request the Honorable Court to grant my client a bail, जिससे वो अपने प्रायर वर्क कमिटमेंट्स पूरे कर सके। मीरा की दलीलों के जवाब में डीबीआई के वकील अपना पक्ष पेश तो कर रहे थे, मगर वो मीरा के सामने टिक नहीं पा रहे थे। सारी दलीलें सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाने ही वाले थे, मगर उन्होंने फैसला सुनाने से पहले आधे घंटे का लंच ब्रेक डिक्लेयर कर दिया। हर किसी को यही लग रहा था कि ये केस ईशा की ओर जा रहा है और उसे आज बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। करण अंदर ही अंदर बहुत खुश था और उम्मीद से भरा हुआ भी कि वो आज अपनी बेटी को इतने वक्त बाद फाइनली घर लेकर जाएगा। देखते ही देखते लंच ब्रेक खत्म होता है और एक बार फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। अब हर कोई सिर्फ जज का फैसला सुनाने का इंतजार कर रहा था। आधे से ज्यादा लोगों को अब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लग रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि डीबीआई के वकीलों की दलीलें मीरा की दलीलों के सामने बिल्कुल फीकी थी। इन सब सवालों के बीच फाइनली जज अपना फैसला सुनाते हैं। ईशा खन्ना के लॉयर्स की ओर से पेश करी गई बेल एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ईशा खन्ना की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड फॉर द डे। जज की ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि मीरा जैसी बड़ी वकील की बेल एप्लीकेशन में टेक्निकल एरर्स होना नामुमकिन सा सुनाई पड़ रहा था। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हुआ है। उसके इतने लंबे प्रोफेशनल करियर में आज तक उससे ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई। करण मीरा को अब शक भरी नजरों से देख रहा था। उसके लिए किसी भी इंसान पर भरोसा करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो किसी के लिए भी पचा पाना काफी मुश्किल था। ईशा खन्ना की बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट कर दिया। ये मानना और भी ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ईशा खन्ना का केस जानी मानी लॉयर मीरा कश्यप संभाल रही हैं। अब ये केस आगे किस ओर करवट लेगा, ये जानने के लिए रहिए और देखते रहिए खबरदार। डीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर मीडिया की भीड़ के बीच ईशा खन्ना को एक बार फिर किसी मुजरिम की तरह अंदर ले जाया जा रहा था। कुछ लोग इस बात से दुखी थे तो कुछ लोग खुश। करण खन्ना अपनी बेटी को एक बार फिर ऐसे डीबीआई हेडक्वार्टर्स के अंदर ले जाता हुआ देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है।
वो अपनी कार में बैठकर अपने फोन में सिम चेंज करके जेकब को फोन लगाता है। 2-3 रिंग्स जाने के बाद ही जेकब करण का फोन उठा लेता है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे तुम पर दोबारा भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। करण के इस इल्जाम का जेकब के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये बात हजम कर पाना कि मीरा की टीम से बेल एप्लीकेशन में कोई टेक्निकल एरर हुआ है, ये उसके लिए भी काफी मुश्किल था। करण, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये जरूर किसी बड़ी साजिश की वजह से हुआ है, क्योंकि मीरा से ऐसी बचकानी गलती होना इम्पॉसिबल है। एंड व्हाट इफ मीरा भी हमें धोखा दे रही हो? हाउ कैन आई ट्रस्ट हर नाउ? तुम्हारे पास मीरा और मुझ पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपने लिए ऑप्शंस खुद बना लूंगा, मुझे अब तुम्हारी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। और बस ये कहकर करण जेकब का फोन काट देता है। करण को इस वक्त ये तो नहीं मालूम था कि वो आगे क्या करेगा, मगर उसे इतना जरूर मालूम पड़ गया कि वो इस जंग में बिल्कुल अकेला है। जहां एक तरफ करण अपनी कार में हताश चेहरा लेकर बैठा था, वहीं दूसरी ओर अशोक उसे दूर से देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। करण तो इस हार से हताश होकर बैठा था, मगर मीरा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि यह मामला काफी अंदर तक गड़बड़ है, और वो समझ चुकी थी कि ईशा को फंसाने के पीछे बड़े लोगों का हाथ है। वो दूर खड़े अशोक को शक भरी नजरों से देखती है और उस पर नजर रखने का फैसला करके वहां से दबे पांव निकल जाती है। ईशा खन्ना के केस में हिंदुस्तान कुछ इस तरह खो गया था कि हर कोई मुंबई से कोसों मील दूर हमारे देश की राजधानी में चल रहे राइट्स को ऑलमोस्ट भुला ही चुका था। सरकार के द्वारा पास करे गए नए बिल की वजह से होने वाले इन राइट्स में हर रोज न जाने कितने ही लोगों की जान जा रही थी, मगर ना ही मीडिया और ना ही सरकार दोनों ही इस न्यूज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद फाइनली इलेक्शन से ठीक 1 महीने पहले आज जब ईशा खन्ना की बेल एप्लीकेशन दोबारा रिजेक्ट हो चुकी थी, तभी रूलिंग पार्टी का सबसे एक्टिव एमपी शेखर सिंह शेखावत लोगों के बीच एक शांति प्रस्ताव लेकर आता है। हजारों की भीड़ के सामने शेखर भाषण देते हुए कहता है, सड़कों पर बहने वाला खून कोई अमीर गरीब जात पात ऊंच नीच देखकर साफ नहीं किया जा सकता। हर रोज सड़कों पर बहने वाला खून देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरे परिवार का खून कर दिया हो। एक परिवार के लोगों के बीच आपसी मनमुटाव होना बहुत आम बात है। हमारे घरों में भी अक्सर हम उसी इंसान से नाराज होकर घर का सामान तोड़ते हैं जिसके पास फैसले लेने की ताकत होती है। सरकार भी वही इंसान है जो आपके भले के लिए आपके बिहाफ पर फैसला लेती है, और मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे इस परिवार के लोग इतने भी कठोर दिल नहीं हैं कि एक छोटे से बिल के पीछे एक दूसरे को मारते काटते फिरें। ये सब ऑपोजिशन की चाल है, मगर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले ये जान लें कि हम तुम्हारी इन जलील हरकतों से डरकर हमारा लिया कोई भी फैसला वापस नहीं लेने वाले। और बस ये कहकर हाथ जोड़ते हुए शेखर सिंह शेखावत स्टेज से नीचे उतरकर सीधे अपनी कार की ओर चला जाता है। 10 से 20 हट्टे कट्टे आर्म्ड बॉडीगार्ड्स उसे उसकी कार तक लेकर जाते हैं, और उसमें से उसका पर्सनल बॉडीगार्ड जोरावर उसके साथ कार में बैठ जाता है। जोरावर अपना फोन शेखर को दिखाते हुए कहता है, काम हो गया सर, वो हीरोइन ईशा खन्ना की बेल एप्लीकेशन एक बार फिर रिजेक्ट करवा दी। ये छोटे मोटे काम दिखाकर तारीफ बटोरने की कोशिश मत करो, और मुंबई में बैठे लोगों को टाइट करो कि इस केस पर जितना शोर हो सके उतना शोर बनाए रखे। जी सर। हिंदुस्तान कहने को बहुत बड़ा देश है, मगर यहाँ हर कांड की जड़ एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब ईशा खन्ना के इस केस की जड़ और कहां तक जुड़ी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसी का खोया हुआ विश्वास वापस पाना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली ऐसे इंसान का जो पहले ही बहुत से धोखे खा चुका हो। मीरा के ऑफिस में करण आग बबूला होकर बैठा था और उस पर एक के बाद एक इल्जाम लगाया जा रहा था। मुझे पहले से ही तुम पर शक हो रहा था। कितने पैसे खाए हैं तुमने? You're also one of them, aren't you? Mind your language, Mr. खन्ना। Can't you see कि ये सब एक ट्रैप है? Yes, I can clearly see it's a trap, जिसमें मैं फंसता जा रहा हूँ।
मिस्टर खन्ना, जेकब को धोखा देकर मुझे अपनी जान गंवाने का कोई शौक नहीं है। सो ट्रस्ट मी कि आज कोर्ट में जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो टेक्निकल एरर्स उन्होंने पॉइंट आउट किए, वैसी गलतियां मेरी टीम से हो ही नहीं सकती। हमारी बेल एप्लीकेशन के साथ टैंपरिंग हुई है और मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगी। मिस कश्यप, आई एम सॉरी, बट अब मैं आप पर और जेकब पर और भरोसा नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपना लॉयर बदल रहा हूँ। थैंक्स मेरी परेशानियां और बढ़ाने के लिए। और ये कहकर करण गुस्से से उठकर चला जाता है। ये बात मीरा के अहंकार को छू जाती है और वो फैसला करती है कि वो इस प्लानिंग के पीछे के लोगों तक पहुंचकर रहेगी। चमकती हुई लाइट्स के बीच आर्यन कपूर फिल्म सेट पर पूरे 2 घंटे लेट चलता हुआ आता है और आकर अपने टैंट्रम्स थ्रो करता है। ये फिल्म उसके फादर कृष्णा कपूर प्रोड्यूस कर रहे थे और इसलिए वो इस सेट पर किसी प्रिंस की तरह बिहेव कर रहा था। डायरेक्टर जब उसे सीन समझा रहा था, उस वक्त वो अपने फोन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में बिजी था और डायरेक्टर की बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। शॉट के दौरान जब उसे 3 से 4 रीटेक्स देने पड़े तो वो गुस्से में सेट से ये कहते हुए चले गया कि अगर काम नहीं आता तो डायरेक्टर क्यों बन जाते हो? पहले जाकर सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए एंड देन कॉल मी फ्रॉम माय वैनिटी। सेट पर हर कोई आर्यन के बर्ताव से हैरान था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे डील करे। जब बहुत मनाने के बाद भी वो अपनी वैनिटी वैन से बाहर नहीं आया तो डायरेक्टर ने हार मानकर अंत में उसके पिता और फिल्म के प्रोड्यूसर कृष्णा कपूर को फोन लगा दिया। कृष्णा सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट सेट पर एक प्रॉब्लम आ गई है। नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बोलो क्या हुआ? सर वो शॉट के बीच में 3-4 रीटेक्स लेने पड़े जिसकी वजह से आर्यन सर रूट कर अपनी वैनिटी में चले गए हैं और अब सेट पर वापस आने से मना कर रहे हैं। ये बात सुनकर कृष्णा कुछ देर खामोश रहता है और फिर जवाब में डायरेक्टर को कहता है, तो तुमने क्या मेरे बेटे की कंप्लेंट करने के लिए फोन किया है? कृष्णा के मुंह से ये बात सुनकर डायरेक्टर डर सा जाता है और वो समझ नहीं पाता कि वो इसके जवाब में क्या कहे। क्या शर्मा साहब, इतने बड़े डायरेक्टर होकर ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन कर देते हो? आर्यन आज सेट पर नहीं आएगा, आप कुछ और सीन शूट कर लो एंड प्लीज बी अ बिट मोर सेंसिबल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम कि आप सेट पर एक्टर्स से कैसे बात कर रहे हैं। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा। गुड। और इस संडे एक मीटिंग करते हैं, मुझे फिल्म से कुछ रशेस दिखाइएगा और मुझे अब तक के शेड्यूल की डिटेल्स भी दीजिएगा। इतना कहकर कृष्णा फोन रख देता है, मगर डायरेक्टर समझ जाता है कि कृष्णा कपूर ने ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उसके काम में गलतियां निकालने के लिए रखी है। जहां एक तरफ फिल्मों का काम जोर शोर से चल रहा था, वहीं दूसरी ओर करण खन्ना, जो कि बहुत ताव में मीरा कश्यप को इस केस से हटा कर आया था, उसे अब सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। क्या वो किसी भी तरह फिरौती की रकम जुटा करके फिरौती मांगने वालों को पैसे दे या फिर वो किसी नए लॉयर को हायर करे ईशा के केस को लड़ने के लिए। वो इन्हीं सब ख्यालों में खोया था कि एकदम से उसका फोन बजा। वो अपना फोन देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसे जेकब का फोन आ रहा था। जेकब पिछले आधे घंटे में उसे करीब 10-15 बार फोन कर चुका था, पर करण तब से ही उसका फोन इग्नोर किए जा रहा था। मगर इतने कॉल्स के बाद उसने फाइनली उसका फोन उठा लिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहता? स्टॉप कॉलिंग मी। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें रैंसम के लिए कौन फोन कर रहा था। आई वॉज राइट, इस केस की जड़ें बहुत दूर तक फैली हैं। अगर सच जानना है तो आधे घंटे में मीरा के ऑफिस में मिल। और बस ये कहकर जेकब फोन काट देता है और करण को बहुत से सवालों से घिरा छोड़ देता है। मीरा के ऑफिस में मीरा और जेकब करण के आने का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब जेकब हार मानकर उठकर जाने लगा, तभी एकदम से करण मीरा के ऑफिस के अंदर एंटर किया। करण की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका यहाँ आने का कुछ खास मन नहीं था, मगर फिर भी वो जेकब और मीरा को एक आखिरी चांस देने के लिए वहाँ आ जाता है। कहो, क्या बताना चाहते हो? करण की ये बात सुनकर जेकब और मीरा एक दूसरे को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। करण की ये बात सुनकर जेकब और मीरा एक दूसरे को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। वो तीनों मीरा के मीटिंग रूम में जाते हैं, जहां मीरा ने पहले से वहां का प्रोजेक्टर चालू रखा था। मीरा प्रोजेक्टर पर सबसे पहले अशोक का फोटो दिखाती है। अशोक का फोटो देखकर करण हैरान हो जाता है।
मिस्टर खन्ना, क्या आप इस इंसान को जानते हैं? हाँ, ये डीबीआई ऑफिसर है। यही तो ईशा को पकड़कर डीबीआई हेडक्वार्टर्स में लेकर आया था और इसी ने ईशा के साथ सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपनी सेल्फी डाली थी। आपकी इससे और कुछ बातचीत हुई? मीरा के इस सवाल का जवाब करण डरते हुए देता है। हाँ, जब मैं पहली बार विक्रम के साथ डीबीआई हेडक्वार्टर्स गया था तब इसने मुझे कहा था कि अगर वक्त रहते फोन उठा लिया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती और मुझे अपना फोन उठाने की सलाह दी थी। करण की ये बात सुनकर मीरा और जेकब एक दूसरे को इस तरह देखते हैं कि जैसे उन्होंने जो जो सोच रखा था वो सब एक एक करके सामने आ रहा हो। पर तुम लोग मुझे इस इंसान के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जिस इंसान को आप डीबीआई ऑफिसर समझ रहे हैं उसका डीबीआई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मीरा की ये बात सुनकर करण हक्का बक्का रह जाता है। असल में ये इंसान एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। इसके खुद के ऊपर ना जाने कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। करण को समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। इसी ने सेट पर ड्रग की इंफॉर्मेशन डीबीआई को दी थी और डीबीआई ने इसे अपने साथ इसलिए रखा था क्योंकि ये उन्हें सारी इंफॉर्मेशन लाकर दे रहा था। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सेंट्रल में रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी का एक बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता भी है। अपनी बात को साबित करने के लिए मीरा प्रोजेक्टर पर अशोक की रूलिंग पार्टी के नेताओं के साथ फोटोज भी दिखाती है। अगर हमारे हाथ ये लग गया तो आई थिंक हमें बहुत सी जरूरी इंफॉर्मेशन दे पाएगा। हाँ, तो उठवा लो उसे। मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए कोई मुश्किल होगी। मुश्किल नहीं है मगर बेवकूफी है। अगर इसे उठवा लिया तो इसके पीछे इसके सारे माई बाप एक्टिव हो जाएंगे और अपने सारे प्लान्स बहुत सोच समझ के एग्जीक्यूट करने लगेंगे। हमें इस वक्त सिर्फ इस पर नजर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसकी जड़ें कहाँ तक जा रही हैं। जेकब की ये बात मीरा और करण को सुनने में सही लगती है और इसलिए वो उस वक्त शांत रहकर सिर्फ दुश्मन की चाल समझने की कोशिश में लग जाते हैं। अब क्या वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज टाइमिंग होती है और इसलिए करण मीरा के साथ जेकब के मुंबई वाले हाइडआउट पर उस इंसान के फिर से कॉल करने का इंतजार कर रहा था जिसने फोन करके 50 करोड़ की रकम मांगी थी। बीच में भी एक दो बार उस इंसान का फोन करण को आ चुका था मगर तब करण जेकब की बात मानते हुए उसे टालता रहा और एक दो कॉल्स के बाद उसने फोन करना ही बंद कर दिया। मगर जेकब के अनुसार वो अब करण को फिर से फोन जरूर करेगा क्योंकि कोर्ट में दूसरी हियरिंग हारने के बाद उसे करण का साइड बहुत ही कमजोर लगेगा और उसके लिए करण को अपनी बातों में फंसाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मगर उसे ये नहीं पता था कि इस बार करण के साथ जेकब अपने हैकर्स की टीम लेकर बैठा है जो उस कॉल करने वाले की डिटेल्स को तुरंत एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी जब करण को किसी का फोन नहीं आता तो जेकब और मीरा कोई और बैकअप प्लान सोचने लगते हैं। वो हर उस रास्ते के बारे में सोचते हैं जिससे पहले वो इस केस के मास्टरमाइंड तक पहुंच सकें। प्लानिंग ये भी हो रही होती है कि कैसे वो जेकब और ईशा का लिंक कोर्ट के सामने फेक दिखा सकते हैं। वो इस सोच में डूबे ही थे कि एकदम से करण का फोन बज उठता है। उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और रूम में बैठे एक एक इंसान को देखकर वो अलर्ट हो जाता है। कंप्यूटर सिस्टम पर बैठा इंसान अपने ट्रैकिंग सिस्टम को ऑन करके करण को फोन उठाने का इशारा करता है और करण डरते डरते फोन उठाता है। हेलो मिस्टर खन्ना, उम्मीद है कि दूसरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कराकर थोड़ी अक्ल आई होगी आपको। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आप बस मेरी बेटी को इस केस से बाहर निकाल दीजिए। क्या बात है, एक बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर आपकी आवाज ही बदल गई। मेरी बेटी को डीबीआई की कस्टडी में पूरे 8 दिन हो चुके हैं और अब मैं उसे 1 मिनट भी वहां नहीं देख सकता। आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। आप बस मेरी बेटी को इस केस से बाहर निकालो प्लीज। ठीक है, कल रात तक 50 करोड़ का इंतजाम करके रखना। पैसे कहाँ लाने हैं ये मैं आपको कल ही मैसेज करके बताऊंगा। ये कहकर वो इंसान फोन रख देता है मगर उसे ये नहीं पता रहता कि वो करण और जेकब के बनाए जाल में फंस चुका है। कॉल कट होते ही कंप्यूटर पर बैठा हैकर खुशी से कहता है,
सर, कॉल करने वाले की लोकेशन मिल गई है। एंड गेस व्हाट, ये इंसान डीबीआई हेडक्वार्टर्स से कुछ 1 किलोमीटर दूर किसी सुनसान गली से कॉल कर रहा है। ये सुनकर जेकब मीरा की तरफ देखता है और दोनों का अशोक पर शक और गहरा हो जाता है, क्योंकि डीबीआई के इतने करीब से फोन तो सिर्फ वही लगा सकता है। जेकब और मीरा का शक गलत भी नहीं था। डीबीआई हेडक्वार्टर्स के पास में किसी गली में छुपकर अशोक ने ही करण को पैसों के लिए फोन लगाया था। फोन पर करण की डरी हुई आवाज सुनकर अशोक के चेहरे पर जीत की हंसी छा गई और उसने अपने दूसरे फोन से किसी अननोन नंबर पर मैसेज करते हुए लिखा, बकरी के अब्बा मान गए। दूसरी ओर देश की राजधानी में किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग रूम के बाहर जब जोरावर एमएलए शेखर सिंह शेखावत की मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। जोरावर चौकन्ना होकर अपनी जेब से दूसरा फोन निकालता है, जिस पर अननोन नंबर से एक मैसेज आया हुआ होता है, बकरी के अब्बा मान गए। ये मैसेज पढ़कर जोरावर बड़े ही कैजुअली अपना ये दूसरा फोन फिर से अपनी जेब में रख लेता है और अपने प्राइमरी फोन में कॉमेडी रील्स स्क्रॉल करने लगता है। जोरावर और अशोक निश्चिंत होकर ये सोच रहे थे कि उनकी जीत नजदीक है, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि वो असल में जेकब के बनाए प्लान में फंसने जा रहे थे। जेकब, मीरा और करण हर एक चीज बहुत ही बारीकी से प्लान करने लगते हैं। पैसों के बैग में 3 ट्रैकर्स छुपाए जाते हैं, 2 सूटकेस के अंदर और एक 2000 के नोट के अंदर। कुछ इस तरह कि उस नोट को देखकर किसी को ऐसा ना लगे कि उसमें कोई ट्रैकिंग चिप छुपी है। वो उस बड़े से सूटकेस में पूरे 50 करोड़ रुपए डाल देते हैं और अब बस अशोक के मैसेज आने का इंतजार करते हैं। इतने सारे पैसों को देखकर करण को अंदर ही अंदर कहीं गिल्टी फील होता है और वो जेकब से कहता है, मैं तुमसे सिर्फ उधार ले रहा हूँ, ये पूरा पैसा मैं इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वापस करूंगा। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। जेकब को अपने पैसे लोगों से इंटरेस्ट के साथ निकलवाने बहुत अच्छे से आते हैं। जेकब की ये बात सुनकर करण की बोलती बंद हो जाती है और वो सब फिर से एक बार अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही देर में करण के पास एक मैसेज आता है, जिस पर पैसे लाने की पूरी डिटेल्स और लोकेशन बताई जाती है। उस मैसेज को देखकर सब अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस मैसेज में आज रात 10 बजे ही पैसा लाने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। जेकब और मीरा मिलकर पूरा प्लान करण को अच्छे से समझाते हैं। पैसे एक्सचेंज करने वाली जगह पर हम बहुत से हिडन कैमरास छुपा देंगे, जिससे हमारे पास ये प्रूफ हो सके कि किसी ने हमसे ईशा को इस केस से बाहर निकालने के लिए पैसे मांगे और ये भी साबित कर सकें कि ईशा को इस केस में फंसाया जा रहा है। मैं और मेरे आदमी तुम्हें दूर से देखते रहेंगे, घबराना मत। कुछ भी होता है तो वील बी देयर टू हैंडल द सिचुएशन। तुम बिल्कुल वैसा ही करते रहना जैसा वो इंसान तुम्हें करने के लिए कहे। उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हम उससे एक कदम आगे हैं। करण सब समझ तो जाता है, मगर फिर भी उसे अंदर ही अंदर एक डर सताता है, क्योंकि अगर इस प्लान में कुछ भी गलत हुआ तो ये केस ईशा के लिए और भी मुश्किल बन जाएगा। देखते ही देखते वक्त बीतता जाता है और फाइनली पैसे लेकर जाने का वक्त आ जाता है। करण पैसे लेकर निकलता है और उसके पीछे जेकब और उसके लोग छुपकर उसे फॉलो करते हैं। दूसरी ओर अशोक अपनी गाड़ी में बैठकर करण को पैसे जल्दी लाने के इंस्ट्रक्शंस देता रहता है और मन ही मन मुस्कुराता रहता है। करण फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां अशोक ने उसे पैसे देने के लिए बुलाया होता है। जेकब और उसके लोग दूर कहीं छुपकर करण को देखते रहते हैं। करण वहां पहुंचते ही उस इंसान को मैसेज करके ये बता देता है कि वो पैसे लेकर बताई गई जगह पर पहुंच चुका है, मगर उसके इस मैसेज पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो बड़ा सा वेयर हाउस दिखने में ऐसा था कि जैसे सालों से खुला ही ना हो। इस बड़ी सी खाली जगह के बीचों बीच करण अपनी कार के अंदर बैठा हुआ था और अशोक के आने का इंतजार कर रहा था। उसे इंतजार करते करते कुछ आधा घंटा हो चुका था, मगर अशोक या किसी और का उस जगह पर कोई नामो निशान नहीं था। जेकब और उसका हर आदमी पूरी तैयारी में बैठे थे और बस किसी के पैसे लेने आने का इंतजार कर रहे थे। जहां एक तरफ उस वेयर हाउस पर हर कोई अपनी तैयारी से बैठा था, वहीं दूसरी ओर अशोक अपनी गाड़ी में आराम से किशोर कुमार का गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना सुनते सुनते गाड़ी चला रहा था।
उसके चेहरे पर कोई चिंता फिक्र की शिकन नहीं दिखाई दे रही थी। अशोक का इंतजार करते करते अब करण और जेकब को कुछ 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था और इतने बड़े वेयर हाउस पर करण अकेले खड़ा होकर अशोक का इंतजार किए जा रहा था। ऐसे ही आधा घंटा और बीत जाता है और करण के अलावा उस जगह पर किसी का भी कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। जेकब अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला क्यों कोई आगे से बुलाकर पैसे लेने नहीं आएगा। जेकब इस सोच में डूबा ही था कि एकदम से उसके आदमियों के फोन बजने लगते हैं। इतने सारे फोन एक साथ बजते हुए देखकर हर कोई घबरा जाता है और सवाल भरी नजरों से एक दूसरे को देखता है। फाइनली जेकब का भी फोन बज उठता है और वो देखता है कि उसे उसके लोनावला वाले इलीगल ड्रग गोडाउन को हैंडल करने वाले मैनेजर विपिन का कॉल आ रहा है। दिमाग में बहुत से सवाल लेकर वो फोन उठाता है। फोन उठाते से ही विपिन घबराई हुई आवाज में बोलना शुरू करता है। जेकब सर, डीबीआई ने हमारे लोनावला वाले गोडाउन में रेड मार दी है और उनके हाथ सारा माल लग चुका है। ये सुनकर जेकब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कितना माल रखा है उधर? सर कम से कम 400, 450 करोड़ रुपए तक का माल रखा होगा। ये सुनकर जेकब की हवाइयां उड़ जाती है और उसे अब समझ में आने लगता है कि ये सब एक ट्रैप था। असल में उन लोगों को करण से 50 करोड़ नहीं बल्कि जेकब का 450 करोड़ का इलीगल ड्रग चाहिए था। जहां एक तरफ मुंबई में जेकब अपने आधे से ज्यादा आदमी लेकर करण के साथ पागल बन रहा था, वहीं दूसरी ओर डीबीआई की एक बड़ी सी टीम संकल्प की निगरानी में जेकब के लोनावला वाले वेयरहाउस का कोना कोना छानकर सारा इलीगल ड्रग जब्त कर रही थी। वहां अशोक भी दूर खड़ा होकर आराम से ये सब देख रहा था, क्योंकि डीबीआई को यहाँ इतना ड्रग होने की इन्फॉर्मेशन तो अशोक ने ही दी थी। अशोक के चेहरे पर एक बार फिर से जीत की हंसी छा जाती है और वो अपने सीक्रेट फोन से जोरावर को मैसेज करता है। बकरों का सरदार हलाल हो गया। कभी कभी जिंदगी में सही गलत की लाइन ब्लर सी हो जाती है। ऐसे में इंसान को अपनी इंस्टिंक्ट की सुनकर ही फैसला लेना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत। नॉर्मली ऐसे में इंसान को जो सही लगता है वो वही करता है और ये सही भी है, क्योंकि दुनिया में हर किसी का सही एक जैसा तो नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि इंसान अपने सही गलत का फैसला खुद ही कर ले। ये बात हर किसी सिचुएशन में अप्लाई हो सके ये जरूरी नहीं, मगर जेल में बैठी ईशा के लिए ये बात हर वक्त बिल्कुल ठीक बैठती है। जहां एक तरफ जेल के बाहर हर कोई गंदी पॉलिटिक्स खेलने में लगा था और जेकब और करण अपनी इतनी बड़ी हार झेलने के बाद अब ईशा को इस केस से निकालने की सारी उम्मीदें खो चुके थे। जहां बाहर इनकी जिंदगी में इतना रायता फैला हुआ था, वहीं दूसरी तरफ ईशा के पास जेल में इतना खाली समय था ये सोचने का कि उसने अपनी जिंदगी में अभी तक किस किस के साथ क्या सही और क्या गलत किया है। ईशा को हमेशा से ही एक्टर बनना था, क्योंकि उसे खुद को समझ पाने से ज्यादा दूसरों को समझना आसान लगता था। ऐसा नहीं था कि वो खुद बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बल्कि ईशा तो सिर्फ एक ओवरथिंकर थी, जिसे हर वक्त खुद को दूसरों की कहानी में देखना अच्छा लगता था। और शायद इसीलिए उसे और दूसरों को उसे समझने में हमेशा परेशानी आती थी। जेल में खाली बैठे बैठे ईशा फाइनली अब खुद को समझने की कोशिश कर रही थी और इसलिए बीते वक्त की यादों में खो गई। न्यूयॉर्क में अपनी एक्टिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद ईशा जब वापस इंडिया आई तो अपनी माँ की अनएक्सपेक्टेड डेथ देखकर वो अपने आप में ही बंद सी हो गई। ना एक्टिंग और ना ही किसी और चीज में उसका मन लग रहा था। ईशा की मॉम नीति की मौत कैंसर से हुई थी। ईशा के न्यूयॉर्क जाने के कुछ वक्त बाद ही उन्हें कैंसर डायग्नोज हो गया था, मगर इसके बारे में किसी ने भी ईशा को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद 2 साल तक ईशा और करण की बातें ना के बराबर हो गईं। ईशा जब भी अपनी माँ नीति से फोन पर बात करती थी, तब करण हर वक्त किसी न किसी शूट में बिजी रहता था।
और कभी भी नीति के साथ नहीं होता था। काम में इतना बिजी रहने के कारण करण नीति के आखिरी वक्त में भी उसके साथ हॉस्पिटल में नहीं रह पाया। नीति को हॉस्पिटल तक जेकब लेकर गया था और करण उसके मरने के कुछ 1-2 घंटे बाद हॉस्पिटल आया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उसकी डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए। ये सब बातें जानकर ही ईशा ने अपनी माँ की मौत के लिए अपने पिता को ब्लेम करना शुरू कर दिया, और इसी कारण उनके बीच में दूरियां बढ़ती गईं। ईशा के मन में बहुत कुछ चल रहा था, मगर उसके पास वो सब बांटने के लिए कोई नहीं था। जेकब के रूप में उसे वो इंसान आखिर मिल ही गया, मगर साथ ही उनका ये बेनाम रिलेशनशिप उसे अंदर ही अंदर गिल्ट फील करवाने लगा। ईशा अपने डैड करण के घर से मूव आउट कर चुकी थी और खुद के लिए पास ही में एक 1 BHK लेकर उसमें शिफ्ट हो चुकी थी। कुछ वक्त उस घर में अकेले रहने के बाद ईशा में फिर से इतना करेज आया कि उसने फाइनली अपने करियर पर ध्यान देने का सोचा और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का मन बना लिया। किसी को ये बिना बताए कि वो करण खन्ना की बेटी है, उसने दिन रात ऑडिशंस देने शुरू कर दिए। बहुत वक्त स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उसे कृष्णा कपूर की नई फिल्म में ऑडिशन देने का मौका मिला। ये कृष्णा कपूर के बेटे आर्यन कपूर की 5वीं फिल्म होने वाली थी। इसके पहले उसकी 4 फिल्म सुपरहिट रही थी और रातों रात वो देश का यूथ आइकन बन चुका था, और उसके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना हर हीरोइन का सपना बन चुका था। ईशा खन्ना को लग रहा था कि उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद के दम पर मिली है, मगर उसे ये नहीं पता था कि कृष्णा कपूर ने एक जमाने में उसके डैड करण खन्ना के साथ बहुत सी फिल्में करी हैं, और ये दोनों पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और उसी दोस्ती को फिर से याद दिलाते हुए करण ने कृष्णा कपूर को अपनी बेटी ईशा को उसकी अगली फिल्म में लॉन्च करने के लिए फोन किया। इस फोन कॉल के बारे में ईशा को उस वक्त तक कुछ नहीं पता था, और वो इस गलतफहमी में जी रही थी कि उसे ये फिल्म उसके टैलेंट के दम पर मिली है। फिल्म शुरू होने के बाद उसका जेकब से मिलना बंद हो गया, और कुछ ही वक्त में लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से जेकब को इंडिया छोड़कर रातों रात दुबई जाना पड़ा। जाने से पहले वो ईशा से मिल भी नहीं पाया, मगर इस बात ने ईशा को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहने लगी थी और उससे उसे खुशी भी मिलती थी। वो एक बार फिर से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भुलाकर नॉर्मल जिंदगी जीने लगी थी। आर्यन और उसके बीच अच्छी दोस्ती होने लगी थी, और आर्यन उसे कैमरा फेस करने और एक्टिंग के बारे में बहुत सी चीजें समझाया भी करता था। एक दिन सेट पर जब ईशा को एक इमोशनल सीन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आर्यन ने आगे रहकर उसे वो सीन साथ में रीड करने के लिए कहा। सेट पर सब लोगों के बीच ईशा वो डायलॉग्स बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। अब आर्यन, वुड यू माइंड कमिंग टू माई वैनिटी टू रिहर्स द सीन? मैं इतने लोगों के बीच कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। ओके श्योर, वैसे भी शॉट रेडी होने में अभी टाइम है। और इस छोटे से डिस्कशन के बाद वो दोनों ईशा की वैनिटी में सीन पढ़ने के लिए चले जाते हैं। वैनिटी वैन में आते ही ईशा ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगती है, और कुछ देर मन ही मन अपनी लाइंस पढ़ने के बाद ईशा स्क्रिप्ट कोने में रखकर आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहती है, You'll never love me the way I do. तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो। पिछले 5 सालों से मेरी जिंदगी की एक भी ऐसी फ्रेम मैंने इमेजिन नहीं करी जिसमें तुम नहीं थे। You were a part of each and everything. You were my everything. और अब तुम्हारे बिना वापस अपनी जिंदगी इमेजिन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। I still love you. I really do. ईशा से ये डायलॉग सुनकर आर्यन कुछ देर सिर्फ उसे देखता रहा। वो दोनों ना पलके झपका रहे थे और ना ही एक दूसरे से अपनी नजरें हटा रहे थे। कुछ देर के बाद ईशा अनकंफर्टेबल फील करके आर्यन के साथ अपना आई कांटेक्ट तोड़ती है, और आर्यन भी अपनी पलकें झपकाता है। इधर उधर देखते हुए वो ईशा को कहता है, You have been in love before. ये तुम्हारी लाइन नहीं है। मुझे पता है, पर तुम्हारी लाइन सुनकर मैं कह सकता हूँ कि इट इज कमिंग फ्रॉम अ डीप स्पेस। एक्चुअली मैं कभी किसी प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं रही। आई कैन नॉट बिलीव इट।
तुम्हारे जैसी लड़की कैसे आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं रही? What do you mean by तुम्हारी जैसी लड़की? मतलब a girl as beautiful as you कैसे किसी रिलेशनशिप में अभी तक नहीं आई? ये सुनकर ईशा शर्मा जाती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी छा जाती है और इसके बाद फिर से उस वैनिटी वैन में कुछ देर सन्नाटा ही रहा। आर्यन और ईशा एक बार फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और देखते देखते आर्यन ईशा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। आर्यन को अपनी तरफ आता देख ईशा हल्का सा पीछे खिसक जाती है और अनकंफर्टेबली इधर उधर देखने लगती है। ईशा को ऐसे पुल बैक करता देख आर्यन भी वापस आ जाता है और नजरें झुकाकर ईशा से कहता है, आई एम सॉरी, आई जस्ट मिसरेड द सिचुएशन। आई थिंक आई शुड गो। मैं तुम्हारा सेट पर इंतजार करूंगा। ये कहकर आर्यन वहां से जाने लगता है। वो वैनिटी वैन के गेट तक ही पहुंचता है कि तभी ईशा उसे पीछे से आवाज देकर रोकती है। आर्यन वेट। आर्यन मुड़कर ईशा की ओर देखता है और ईशा उठकर उसकी तरफ चलती हुई आती है और उसे कुछ सोचने का मौका दिए बिना उसे किस करने लग जाती है। आर्यन ईशा को पकड़कर वैनिटी के पलंग तक लेकर जाता है और देखते ही देखते वो दोनों सब भूल कर एक दूसरे में खो जाते हैं। और ऐसी शुरुआत हुई थी ईशा के पहले प्रॉपर रिलेशनशिप की। अब इनका रिलेशनशिप इसके आगे और क्या क्या उतार चढ़ाव से गुजरा और ऐसा क्या हुआ जिससे इनके बीच इतनी दूरियां आ गई। मेक श्योर आप एक भी वीडियो मिस ना करें, सारी वीडियोस देखें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप उस प्लेलिस्ट को सेव करके रखें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।